बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लेटेस्ट खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले भारतीय मीडिया खबर रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। भारत अभी खबरों में वापस आ गया पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे बिलावल के दौरे के बाद। और आने वाले दिनों में अगर भारत कामयाब हो जाता है मकबूजा कश्मीर के अंदर एक आलमी कॉन्फ्रेंस करवाने में और एक बड़ी मीटिंग करवाने में, G20 ममालिक को इकट्ठा करना चाह रहा है, अगर वो इसमें कामयाब होता है या वो इस तरफ चलता है तो फिर और ज़्यादा डिबेट पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बारे में पाकिस्तान की मीडिया में आपको सुनाई देगी। अभी जो भारत से खबर रिपोर्ट हो रही है, पाकिस्तान की मीडिया ने अभी तक इसको रिपोर्ट नहीं किया, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया, क्योंकि इमीडिएटली यहाँ पाकिस्तान में वो है, जब तक यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होती तब तक इसकी अथेंटिसिटी तो नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी भारतीय मीडिया, बेशतर मीडिया ये कह रहा है, यानी मैंने बहुत सारे अखबार देखे, इंडिया टुडे और इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स है, इंडियन न्यूज़ चैनल जितने भी हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, वो सब लोग इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस खबर को। खबर मैं आपको बता देता हूँ कि एक इंडिया में खालिस्तान बनने की एक तहरीक चल रही है, आप लोग जानते हैं। भारत के बकौल खालिस्तान की जो तहरीक है, वहाँ पे क्योंकि सिख कम्युनिटी ये समझती है उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है और उन्हें एक अलग मुल्क चाहिए, तो इसके लिए वो कोशिश करते हैं कि जो इंडियन पंजाब है और उसके साथ मुल्का इलाके हैं, उनको लेकर वो अपना एक अलग देश बनाएं और इसको वो खालिस्तान का नाम देते हैं। इनके पास झंडा भी मौजूद है और दुनिया के कई मुल्कों में इनकी तंजीम, इनकी NGOs काम कर रही हैं। तो खालिस्तान तहरीक चलाने के साथ साथ कुछ जोर भी लगाते हैं इनके लोग, तो उनको हमेशा इंडियंस एक मुसल्ला जद्दोजहद के तौर पे भी देखते हैं और इंडियन मीडिया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हमेशा करता रहता है। और वो ये हमेशा कहते हैं कि सिख कम्युनिटी हथियारों के साथ लैस होकर कोई अटैक भी करती है और उनको आलमी सतह पे मदद भी मिलती है। तो ये चीज़ें भी भारतीय प्रोपेगेंडा के अंदर शामिल होती हैं। हालांकि वो अपना हक मांग रहे हैं, आइन के मुताबिक वो ये चाहते हैं कि दुनिया का हर कानून उनको आज़ाद रहने का हक देता है। वो ये कहते हैं कि उनकी राय ली जाए और उनकी अगर अक्सरियत ये कहती है कि अलग मुल्क उन्होंने बनाना है तो फिर उनको मौका दिया जाए अलग मुल्क बनाने का, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और वो ये समझते हैं कि इंडियन पंजाब का या वहाँ के रहने वालों का हक मारा जा रहा है। बहरहाल खबर यह है कि परमजीत सिंह पंजवर इनका नाम है और 63 साल इनकी उम्र है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये लाहौर में रहते हैं और लाहौर में जोहर टाउन के इलाके में हफ्ते की सुबह 6 बजे इनके ऊपर नामालूम अफराद ने अटैक किया। जब ये बाहर वॉक कर रहे थे, इनके साथ इनका गार्ड भी एक मौजूद था, इन्हें गोलियां लगी और ये जाँ बहक हो गए, मारे गए और इनके साथ जो गार्ड था वो जख्मी हो गया। उसके बाद से अब इस मामले की इंक्वायरी की जा रही है, ये भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है। लेकिन भारतीय मीडिया का ये कहना है कि ये जो परमजीत सिंह या इनको सरदार सिंह भी कहते हैं, ये कोई खालिस्तानी फोर्स है, उसके कमांडर हैं। अब यहाँ पाकिस्तान में बेशुमार सिख लोग रहते हैं, आप जिसको जो मर्जी नाम दे दें, लेकिन इसका जो जवाब है भारतीय मीडिया को या इस प्रोपेगेंडे का जवाब वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को देना होगा और देना चाहिए, क्योंकि भारत थोड़े दिनों के बाद इसको एक हवा बनाने की कोशिश करेगा। भारत ये खबर तो है और भारतीय मीडिया खबर ये दे रहा है कि एक खालिस्तानी कमांडर, जो खालिस्तान की कोई मुसल्ला फौज है, फोर्स है, उसका एक कमांडर है और जो मतलूब था उनके बकौल वो एक दहशतगर्द है, उसको लाहौर जोहर टाउन के अंदर नामालूम अफराद ने हिट किया है। अब कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये राह की कार्रवाई है और इन अखबारात में ये भी बताया गया है कि एक टारगेट जो था इसी तरह का, उसको हिट किया गया रावलपिंडी में फरवरी के महीने में और एक को कराची में हिट किया गया इसी महीने में फरवरी में। और उसके अलावा बताया जाता है कि कुनड़ में भी एक अफगानिस्तान में भारत का मतलूब टारगेट जो है उसको भी हिट किया गया। तो क्या ये कार्रवाइयाँ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कर रही हैं या भारतीय रॉ कर रही है और क्या पाकिस्तान के अंदर वो ये कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि इससे पहले हमें अच्छी तरह याद है, यहाँ पे लाहौर जोहर टाउन में एक अटैक हुआ था बड़ा खौफनाक और उसमें धमाका हुआ था, एक गाड़ी भी इस्तेमाल की गई थी। तो जब उसकी मुकम्मल इंक्वायरी की गई तो पाकिस्तान को ये शवाहिद मिल गए थे कि इसके पीछे पड़ोसी मुल्क भारत का हाथ है और पाकिस्तान ने उस सारे नेक्सेस को एक्सपोज कर दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है वो वाकया और उस पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बड़ा शानदार काम करके पूरा मामला खोल दिया था। तो अभी फिर ये सारा मामला खोलना चाहिए कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है और क्या कोई ऐसी डर्टी गेम चल रही है जिसका सद्देबाब पाकिस्तान को करना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे रोकते हैं। अब इमरान खान साहब के ऊपर आते हैं। आपको याद होगा, पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आप सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको याद क्या दिलाना है। भारतीय वज़ीर खारजा की बदतमीजी पर इमरान खान साहब का बिलावल का दिफा, जयशंकर पे इमरान खान साहब ने तनकीद की है। इमरान खान ने कहा
कि जयशंकर को मेहमान नवाजी नहीं आती, बिलावल को तैयारी के साथ जाना चाहिए था। लक्ष्मी चौक पे जब पहुंचे इमरान खान साहब, क्योंकि वो अदलिया से इजहार यकजहती के लिए वो एक रैली की क़यादत कर रहे थे, बहुत सारे इलाकों में रैलीज निकली हुई थी, तो इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि भारत जाने से पहले बिलावल ने किसी से पूछा, यानी पहले उन्हें पूछना चाहिए था, मशवरा करना चाहिए था। जयशंकर ने जिस तरह जुबान इस्तेमाल की, इससे अंदाजा हो गया कि उसे मेहमान नवाजी के आदाब नहीं आते, क्योंकि मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। उन्होंने कहा कि बिलावल को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भरपूर तैयारी के साथ जाना चाहिए था। इमरान खान ने बरतानवी शहजादी सोएम की ताजपोशी में वज़ीर आज़म की शिरकत पर सवाल करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ अवाम को महंगाई के सैलाब में छोड़कर बरतानिया क्या लेने गए और किस तरह चले गए। इनका इलाज, कारोबार और बच्चे सब कुछ बाहर है और उन्हें पाकिस्तान के अवाम की कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुल्क चलाना चाहते हैं। ये भेड़ बकरियां समझकर ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये किसी भूल में है। सारी कौम आइन और जजों के साथ खड़ी है। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द इंतखाबी जलसे शुरू करूंगा और अवाम में निकलकर जजों के खिलाफ माफिया के प्रोपेगेंडे को बेनकाब करूंगा। हमारा बस एक और वाहिद मुतालबा है कि इलेक्शन हो। हम खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात चाहते हैं। उन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है, जिसकी वजह से महंगाई उरूज पर है। करप्ट हुक्मरानों ने महंगाई बढ़ा दी है। उन्होंने एक बार फिर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत जनरल रिटायर बाजवा ने गिराई और मुल्क को ऐसा नुकसान पहुंचाया जो दुश्मन भी नहीं पहुंचा सकता। मुझे 2 बार मारने की कोशिश की गई है और इसके पीछे जनरल फैसल नसीर था, जिसने आदम सवाती पर भी तशद्दुद किया। अगर मुझे कुछ हुआ तो फैसल नसीर इसका जिम्मेदार होगा। सियासत नहीं, आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना है। जब तक मुल्क में इलेक्शन नहीं होते बाहर निकलता रहूंगा और जुल्म का मुकाबला करता रहूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा और ये उनका खिताब था। लेकिन एक चीज पे आप गौर कीजिए, जब इमरान खान साहब दौरा करके आते हैं किसी भी मुल्क का बतौर वजीर आजम, तो उस वक्त की अपोजिशन क्या कहती थी। इमरान खान साहब जब भी कोई स्टेटमेंट देते थे तो अपोजिशन क्या कहती थी, कश्मीर बेच दिया, पाकिस्तान का सौदा कर दिया, पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। हर चीज़ की गाली, हर चीज़ की बदतमीजी इमरान खान के खिलाफ करते थे। लेकिन इमरान खान को जो अपोजिशन मिली वो इस तरह की थी, यानी हर चीज़ में इमरान खान के अंदर कीड़ा निकालते थे और वो पूरी कोशिश करते थे कि पाकिस्तान के मुखालिफ को सही करार दें और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को गलत करार दें। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब ने एक लाइन ड्रॉ की है और उन्होंने बाकायदा भारत की मजम्मत की है। भारत की मजम्मत हम पहले भी कर रहे थे, मैंने इसके ऊपर एक रोज पहले भी ट्वीट करके कहा कि भारत को मेहमान नवाजी के आदाब नहीं आते और भारत ने ये ज्यादती की है जिस किस्म का उन्होंने सलूक किया बिलावल के साथ। लेकिन बात यह है, बिलावल का जाना क्यों जरूरी था और बगैर तैयारी के बिलावल को किसने भेजा। यानी इस आग के अंदर बिलावल को झोंका गया ना, अपने शौक से तो कोई बेइज्जती नहीं करवाता। तो बिलावल को भारत भेजना ही एक तरह से गलती थी, क्योंकि भारत का ये रद्द-ए-अमल एक्सपेक्टेड था और इस बात का अंदाज़ा अगर नहीं था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को या दफ्तर खारजा को, तो ये इनकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी और नाअहली है। जितना मर्जी इसको छुपाएं, ये अब छुपाए नहीं छुप सकती। दूसरी बात यह है कि बिलावल अगर चले गए थे तो कम से कम गैरत करनी चाहिए थी भारत को और जयशंकर को अपना कद साबित करना चाहिए था। ये बताना चाहिए था कि वो एक तजर्बाकार वज़ीर खारजा हैं और वो बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ चाहते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी सर्द महरी का, बड़ी बेरुखी का मुजाहरा किया। और दूसरी जानिब जो बिलावल और उनकी कंपनी के लोग जो हैं वो जो साबित करना चाह रहे हैं कि हाथ जोड़ के बिलावल ने नमस्ते किया तो ये सिंध का कल्चर है, तो मैं ये कहूँगा कि ये ना वो कहें। ये सारों ने हाथ जोड़ के ऐसे किया है क्योंकि वहाँ पे प्रोटोकॉल से इंडियन वज़ीर खारजा ने ऐसे किया तो सब ने उसके जवाब में ऐसे किया। अब आप इसको सिंध के खाते में अगर डालेंगे तो बाकी वज़ीर खारजा जो है अपने अपने मुल्कों में जाकर क्या वो अपने इलाकों के खाते में डालेंगे? नहीं डाल सकते ना। तो वो एक प्रोटोकॉल था वहाँ पे जो फॉलो किया गया है। अब अगर ये कहेंगे कि ये सिंध का कल्चर है तो फिर बिलावल को सारी जिंदगी यही करना पड़ेगा, क्योंकि सिंध का तो बिलावल का कल्चर है। फिर जाएं और पूरी दुनिया में जाकर ऐसे ही मिले। और इससे पहले भी बिलावल ने जितनी मुलाकातें की है, क्या कोई मुलाकात ऐसे की है? तो ये एक सादा सा सवाल है, मैंने आपके सामने रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया है और कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद में।
इस्लामाबाद अब एक ऐसा शहर बन चुका है जहां पे आप कोई सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकते। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या अपोजिशन को कि वो आवाज़ भी उठाए। ये वो शहर है जहां पे इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो फजलुर रहमान 2 मरतबा धरना लेकर आए और आकर बैठ गए। ये वो शहर है जहां पे बिलावल धरना लेकर आए, कराची से चले और आकर बैठे। ये वो शहर है जहां पे PMLN भी मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी लॉन्ग मार्च लेकर आए और पहुंच गए। यानी बार बार इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कोरोना वाले साल निकाल के उसके बावजूद बार बार इस्लामाबाद ये लोग पहुंचे और इनको इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं कहा गया। कभी हमने इस तरह कंटेनर नहीं देखे, कभी हमने इस तरह पुलिस नहीं देखी, कभी हमने इस तरह मारधाड़ नहीं देखी जो कुछ मौजूदा हुकूमत ने किया है, जो फस्तायत मौजूदा हुकूमत ने दिखाई है। ये सारे मनाजिर हमने इससे पहले नहीं देखे थे। तो अब वो एक ऐसा शहर बन गया है जहां पे आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते और आवाज़ उठाने पर गिरफ्तारियां हो जाती हैं। ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया है, उनमें एक खातून जो हैं वो किसी ब्रिगेडियर साहब की अहलिया है, उनके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत शोर मचा हुआ है। तो देखें, अहलिया किसी ब्रिगेडियर साहब की हो, किसी टीचर की हो, किसी डॉक्टर की हो, सभी काबिल एहतराम है। ख़वातीन का एक जैसा एहतराम होना चाहिए चाहे, और ये कोई पहचान नहीं है कि ये फलां की बीवी है। पहचान ये होनी चाहिए कि वो एक खातून है और वो अपने डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल करते हुए एहतजाज कर रही थी, तो उनको एहतजाज करने देना चाहिए। लेकिन दफ़ा 144 की आड़ में तमाम सियासी एक्टिविटीज़ को होल्ड पर डाल दिया गया है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में मुलाकातें कर रहे हैं। आपके सामने बहुत सारी मुलाकातों का अहवाल आप तक पहुंचा है। शहबाज शरीफ साहब जिससे हाथ मिलाकर 1-1.5 मिनट बात करते हैं तो उसे कामयाब मुज़ाकरात और तफसीली मुलाकात करार दे देती हैं फौरी तौर पे आपकी वज़ीर ख़ारजा, और उसके बारे में ऐसे ऐसे शगुफ़े लिख देती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या जो खबर जारी करती हैं उसके अंदर ऐसे ऐसे शगुफ़े लिख देती हैं कि हम हैरान हो जाते हैं कि हाथ मिलाते मिलाते शहबाज शरीफ ने दुनिया भर के मसाइल डिस्कस कर लिए और एक दूसरे के मुल्कों में दौरों की दावत भी दे दी। तो ये बहुत हैरान कुन किस्म की सूरत हाल है। बरतानवी वज़ीर आज़म की दूसरे ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके साथ बैठ के तफसीली गुफ्तगू करते हुए तस्वीर जारी हुई हैं और उनकी प्रेस रिलीज में इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई जितनी हम लोगों ने डिटेल बता दी है कि तफसीली मुलाकात में क्या बातचीत हुई। और हमारी मुलाकात में खड़े खड़े 2-3 तस्वीरें शामिल हैं और उसमें शहबाज शरीफ साहब की एक्साइटमेंट जो है वो छुपाई नहीं जा रही। वजह पता क्या है? वजह यह है कि शहबाज शरीफ तो हैं, देखिए कोई भी अगर अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से मिले तो उसको एक्साइटमेंट तो होती है ना। अब शहबाज शरीफ हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है और जिससे शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई वो शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के मुल्क का वज़ीर आज़म है। तो शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म जो है वो बरतानिया का वज़ीर आज़म है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे हैं, उनके घर वाले वहाँ पे हैं, उनका इलाज वहाँ पे है, उनके बच्चों के कारोबार वहाँ पे हैं, उनका काम धंधा हर चीज़ वहाँ पे है, एजुकेशन उनके बच्चों की वहाँ पे है। तो जब सब कुछ, और नेशनलिटीज़ भी फैमिली के बहुत सारे लोगों की वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे फिर क्योंकि उनको लगता है कि वो उनका मुल्क है, तो उस वज़ीर आज़म से मिलकर शहबाज शरीफ का एक्साइटेड होना जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे आप हैरान हो। बहरहाल शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मिलकर फिर प्लानिंग की है और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साकिब निसार ने नवाज शरीफ को नाअहल करने में कलीदी किरदार अदा किया। नवाज शरीफ पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएँ, अदालत में पेश हो जाएं और अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को धो दें और जेल से बाहर आ जाएं। अब पाकिस्तान आने का वो नाम नहीं ले रहे। अगर अपने भाई की वज़ारत उज़्मा में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस नहीं आना तो फिर पता नहीं कब पाकिस्तान वापस आना है। उन्होंने कहा कि अवामी मफाद पर साकिब निसार ने सो मोटो नहीं लिया। ये अवामी मफाद पर ही सो मोटो होता है जब करप्शन करने वालों को हटाया जाता है। और ऑडियो लीक्स ने जी बहुत सारे किरदार बेनकाब कर दिए हैं। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो के बाद कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये कोई मिली भगत हो रही है। तो साकिब निसार के बेटे की मौजूदा ऑडियो से उस दौर का क्या ताल्लुक है? वैसे ये भी ना कोई छोटी सी चीज़ इनको मिल जाए, कोई एजेंसी इनको कोई कॉल रिकॉर्ड करके छोटा सा पीस दे दे, चाहे वो एडिट करके दे दे, ये उससे कोई ना कोई प्रोपेगेंडा बनाना शुरू कर देते हैं। और कोई प्रोपेगेंडा इस वक्त काम इसलिए नहीं आ रहा कि जो चीज़ भी ये कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं और लोग वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ कहते हैं पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होंगे, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हुआ तो ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। तो मियाँ साहब पूरे पाकिस्तान में आप इलेक्शन करवा लें, आपको कौन रोक रहा है? अगर बजट के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर तो आप 2 साल और इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे।
परवेज इलाही का कहना है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम इसलिए हुए कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो, वो चाहते हैं पाकिस्तान में अनारकी हो जाए। नवाज शरीफ ने ही पीडीएम में अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल करते हुए मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने दिया। मुज़ाकरात की कहानी खत्म हो चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला वो कब तक आता है। अब आज तो संडे का दिन है, एतवार है, और कल उम्मीद की जा रही है पीर वाले दिन शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई तफसीली फैसला जारी करे। बहरहाल देखते हैं कि क्या फैसला आता है, और फैसले तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।